तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई विधा को। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य, हिंदी जनमंच पर, हिंदी वाणी, जन की वाणी और हिंदी साहित्य के इतिहास को आज देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरीके से रहा, कौन कौन से इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से लेखक आए, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और किसने किसने क्या परिभाषाएं दी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, इतिहास क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज इस पर विस्तृत जो है एक चर्चा होगी। और प्रमुख लेखक जिनका जो भी दृष्टिकोण रहा है उनके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को जो है एक एक करके काल विभाजन वगैरह ये सारी चीज़ें किसने किस तरीके से क्या किया, उन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दृष्टि के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए इतिहास जो है ये इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इति धन हा धन आस, यानी ऐसा, इत यानी ऐसा, हा यानी निश्चित ही, आस माने घटित हुआ था या था। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उनके अनुसार एक परिभाषा है कि विश्व में इतिहास के जनक जो हेरोडोटस हैं, उनके अनुसार परिभाषा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी जो घटनाएं ऐसी हैं जो बीत चुकी है, जो यथार्थ हैं, जो सत्य हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन ही जो है इतिहास कहलाता है। भारत में इतिहास के जनक के रूप में महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित महाभारत भारत में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्ष उपदेश संपन्नतम सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते, यानी सत्याख्यान धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्याख्यान या वर्णन ही जो है इतिहास कहलाता है। इसके अलावा कार्लाइल जो है एक इतिहासकार हैं, वो उनका परिभाषा है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इसके अलावा विश्वविख्यात डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, इनका कथन है कि इतिहास जो है विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है और आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही जो है इतिहास है। हीगल महोदय हैं और वो कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही क्या है, इतिहास है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं वो इतिहास के बारे में क्या कहते हैं। जैसे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है, यानी कवियों के दृष्टिकोण को उन्होंने लिया है। डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध है आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से दी है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी अपना मत देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्रवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है और बदलती हुई जो है चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है, इतिहास कहलाता है। तो ये चीज़ें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई। फिर हिंदी साहित्य में जो है इतिहास लेखन किस तरीके से रहा, किस तरीके से क्या पद्धतियाँ रहीं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो चली। तो वर्णानुक्रम पद्धति यानी वर्ण के अनुसार, यानी वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के क्रम से दिया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं।
और यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जो गारसा तासी ने इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में जिस पद्धति का प्रयोग किया है वो यही है, वर्णानुक्रम पद्धति। इसके अलावा फिर है कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति यानी काल के अनुसार, समय के अनुसार वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्मकाल के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। और ये इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। आज भी इसका प्रयोग इतिहास लिखा जाता है तो समय के अनुसार ही लिखा जाता है, कालानुक्रम के अनुसार ये रहता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में किया था। उनका ग्रंथ था यही जिसको उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में जो है इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? कालानुक्रम पद्धति। प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा फिर अगली पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में क्या है? देखिए, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें किया। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति जो है इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर गरपन चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया। समाजशास्त्रीय पद्धति, देखिए इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन समाज को प्रमाणित करने के आधार पर किया गया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने तीनों इतिहास ग्रंथों, जैसे उन्होंने जो लिखे, पहले लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य संक्षिप्त उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन तीनों में जो है समाजशास्त्रीय पद्धति का ही प्रयोग किया गया है। फिर है विधेयवादी पद्धति। देखिए, यह इतिहास लेखन की नवीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति, जिस पद्धति में रचनाकार का जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा और विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यता, रचनाकारों का जो है समाज को देन आदि सभी आधार पर रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाता है, उससे जो है कौन सी पद्धति कहते हैं? विधेयवादी पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। तो ये मुख्य पद्धतियाँ हो गई जिसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन सारी चीज़ों को देखना बहुत आवश्यक है कि किस किस तरीके से किसने क्या ग्रंथ लिखे और कौन सी पद्धति पर वो आधारित रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखना जो है महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आगे देखते हैं कि जो ये विधेयवादी पद्धति है तो इसका जो है तेन ने उपयोग किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य में इतिहास के स्रोतों की। देखिए, हिंदी साहित्य में जो इतिहास के स्रोतों की बात है तो उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बताया है कि एक तो अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। इसमें पहला जो है, जैसे एक ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, महत्वपूर्ण है, सुना भी होगा आप लोगों ने। जैसे रचनाकार जो हैं इसके गोकुलनाथ है और विक्रम संवत 1625 यानी 1500 ईस्वी 80 ईस्वी के आसपास जो है इसकी रचना की गई थी। ये दोनों ही रचनाएं जो है गद्य में हैं। इनमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय
दिया गया। नहीं, कवियों के बारे में इससे भी जानकारी मिलती है। सूरदास का परिचय हमें 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। सूरदास के विषय में जो जानकारी मिलती है वो 84 वैष्णव की वार्ता में ही मिलती है। इसके अलावा भक्तमाल, देखिए भक्तमाल के रचनाकार जो हैं नाभादास हैं या नारायण दास भी कहते हैं। रचना काल जो है विक्रमी संवत 1642 ईस्वी या 1585 ईस्वी में। तो इसमें 316 छप्पे छंदों में जो है 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय मिलता है। किसमें? भक्तमाल में। इसमें 116 जो है राम भक्त कवि हैं और जो शेष 84 कृष्ण भक्ति जो है कवि हैं। मूल गोसाई चरित जो है इसके रचनाकार जो हैं वेणी माधव दास हैं, यानी वेणी माधव दास। ये जो है तुलसीदास के शिष्य हैं। इसके रचनाकाल विक्रमी संवत 1687 यानी 1630 ईस्वी है। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में जो है इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तुलसीदास का जीवन परिचय मिलता है। फिर है भक्त नामावली। इसके रचनाकार जो हैं ध्रुवदास हैं और रचनाकाल इसका 1698 विक्रमी है यानी 1641 ईस्वी। यह पद्य रचना है। 116 भक्त कवियों का परिचय है और इसका जो है इसमें अंतिम नाम जो है नाभादास का है। इसकी भाषा जो है अवधी मानी जाती है। फिर है कविमाला। तो कविमाला के रचनाकार हरिराय तुलसी जी हैं, एक कवि हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रचनाकाल जो है 1712 विक्रमी संवत है, 1655 ईस्वी जो है इसका रचनाकाल सन में है और 74 भक्त कवियों का परिचय है। इसके अलावा कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा है 1775 ईस्वी में। इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। और कालिदास हजारा के आधार पर ही ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है शिव सिंह सरोज की रचना करते हैं, यानी उनका आधार ग्रंथ जो है कालिदास हजारा है शिव सिंह सेंगर का। काव्य निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण रचना काव्य निर्णय भिखारीदास की 1782 विक्रमी। रीत ग्रंथ है लेकिन इसमें भी इतिहास के कुछ पुट मिलते हैं। फिर है कवि नामावली, सूदन की रचना है 1810 विक्रमी में और इसमें 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का वर्णन दिया गया है। इसके अलावा राग सार्वभौम राग है, कृष्णानंद का श्रृंगार संग्रह है, सरदार कवि का कवि रत्नमाला है, वर्ण विषय है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ब्रिक्स का है, इसका वर्ण विषय। तो कवि रत्नमाला वगैरह ये सारे ग्रंथ जितने भी हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती ही हैं। तो इन सारी ये जो है एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो पूछे जाते हैं जैसे किस तरीके का कैसा क्या, इसमें इम्पोर्टेंस रही है कवियों की, जिनसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब देखिए इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास के स्रोत वगैरह और ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये कई बार पूछी जाती हैं, तो इस सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी जनमंच पर अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हिंदी जनमंच को इजाज़त दीजिए। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।